हेलो स्टूडेंट। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ इक्विटी मार्केट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इक्विटी मार्केट को कैसे रेगुलेट करना है, राइट। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करने का पूरा सिस्टम है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितनी भी ट्रेडिंग हो, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ मार्केट में की जाएंगी, वो सभी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके, इफ़िशिएंटली हो सके और सबसे इम्पोर्टेंट वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो सके, मतलब इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज़ से फ्रेम की गई हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं कि इक्विटी मार्केट की या इंडिया में जो मार्केट है हमारा वहाँ पे, तो सबसे जो मेन रेगुलेटरी बॉडी है वो हमारी कौन है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं, और वो स्टैब्लिश हुई है सेबी एक्ट 1992 के अंदर। तो सेबी एक्ट 1992 के फ्रेम होने के बाद ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इनैक्ट हुई है, फ्रेम हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ठीक है। अब ये जो रेगुलेशंस, ये जो एपिक्स बॉडी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसका जो मेन रेगुलेशन था वो ये है कि जो भी मार्केट के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं उन सबको वो कवर करे अपने में। मतलब ट्रेडिंग कैसे करना है, कंपनीज को लिस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कैसे रोकना है, इन्वेस्टर्स को इनसे बचाना कैसे है, ये सारी चीज़ें इस रेगुलेशन के अंदर कवर की गई हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के बारे में जब हम बात करते हैं या इसकी रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जो पूरा मार्केट चल रहा है, पूरा इक्विटी मार्केट चल रहा है, वो कैसे रेगुलेट हो रहा है, कैसे चले, अच्छे तरीके से कैसे चले। तो उसके लिए अच्छे तरीके का क्या मतलब होता है? अच्छे तरीके का मतलब होता है कि सब लोग सही से काम कर रहे हों, किसी के साथ कोई भी डिसेप्टिव वर्क ना हो रहा हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो रही है, कोई धोखेधड़ी ना हो रहा हो, है ना। सब कोई सेफ फील कर रहे हो, हर एक चीज़ किसी सभी को क्लियर हो रहे हो, ट्रांसपेरेंट हो, आराम से हो जाए। ये सब चीज़ें जब होती हैं मार्केट में, तो हम कहते हैं कि ये मार्केट अच्छे से वर्क कर रहा है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो रेगुलेटरी सिस्टम इसी तरह से डिज़ाइन किया गया कि ये सारी चीज़ें हो सकें, ठीक है। अब ये सब चीज़ें एक इंसान तो करेगा नहीं, मतलब एक कोई जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी वो तो करेगी नहीं। उसके लिए बहुत सारे एक्ट बाय लॉज लगते हैं, ठीक है, जो इन सब चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। तो इस पूरे रेगुलेटरी सिस्टम का अगर हम ऑब्जेक्टिव कहें तो क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हर तरीके के फ्रॉड या मैनिपुलेशंस को प्रिवेंट करना, रोकना, किसी भी तरीके से फ्रॉड या मैनिपुलेशन मार्केट में ना होने पाए। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी रहे, हर एक चीज़ क्लियर रहे कि कोई चीज़ कहाँ जा रही है, प्राइस कितने राइज हुए, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स था, है ना, आप किस प्राइस पे परचेस किए, हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, है ना। ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इन्वेस्टर से पैसा ले लें और फिर उनको रिसीव करें, उनको धोखा दे दें, है ना, ऐसा ना होने पाए। तो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी पैसा लगा रहा है मार्केट में, उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा मार्केट की जो इंटीग्रिटी है और स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना, राइट, कि मार्केट सही से वर्क कर रहा हो, सभी के लिए एक जैसा हो, सही तरीके से कर रहा हो, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ पूरा रेगुलेटरी सिस्टम डिज़ाइन किया गया। तो जैसा मैंने कहा कि पूरा रेगुलेटरी सिस्टम सिर्फ एक चीज़ से तो चलेगा नहीं, तो ये सब करने के लिए ना बहुत सारे बाय लॉज आए, बहुत सारे लॉज और एक्ट्स आए, जिनके बेसिस पे ये इक्विटी मार्केट चलता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। तो ये वो सारे लॉज और एक्ट्स हैं जो इक्विटी मार्केट को गवर्न करते हैं, जो उसके रेगुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करने में, अच्छे तरीके से रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा सेबी एक्ट 1992, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारा। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, SCRA जिसे कहते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, कंपनीज एक्ट 2013। ये जो चार है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिनसे पूरा इक्विटी मार्केट अच्छे से रेगुलेट होता है ना। इन्हीं सब में सारे प्रोविजंस मेंशंस हैं जो कंपनीज पे एप्लीकेबल होते हैं, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, मार्केट पे एप्लीकेबल होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेबल होते हैं, और इस तरीके से पूरा वर्क अच्छे से होता है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेबी ने टाइम के अकॉर्डिंग और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, जैसे LODR को भी बना, रेगुलेशंस फ्रेम किए, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015 में सेट किया, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन सेट किया 2015 में। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग पूरी रेगुलेशंस मेंशंस की, रूल्स मेंशन किए 2003 में। तो ये तीन भी सेबी ने किया, ठीक है। इसके अलावा भी सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए और भी आपके लॉज और जो रूल्स हैं वो मेंशंस किए हैं। इन सब के अलावा जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिपॉजिटरीज हो गया, कंपनीज हो गया, और ये जो तीन मैंने दिए वो तो सेबी के ही अलग अलग फॉर्म में आए हैं।
इसके अलावा एक हमारा आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए। ये भी कहीं हद तक हमारे इक्विटी मार्केट में हेल्प करता है उसको सही तरीके से रेगुलेट करने में, और फीमा जो है वो भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेबी एक्ट 1992 की। देखिए, सेबी एक्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना है जहाँ पे जो ये सेबी है, मतलब ये सेबी कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, कौन मेंबर है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखी है। ठीक, तो सेबी एक्ट 1992 जो है बेसिकली वो पावर देता है सेबी को कि कैसे वो रेगुलेट करे, है ना, सेबी कैसे काम करे, जो एपिक्स बॉडी स्टेबल हुई है वो काम कैसे करे, सेबी कैसे वर्क करेगी और वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो ये चीज़ें आपको इस एक्ट में मिल जाती हैं। इसके अलावा सेबी ये भी बताता है, इस एक्ट में ये बताया गया कि सेबी कैसे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगी, एनएससी बीएससी वगैरह को, जो कैसे रजिस्टर्ड होंगे, ओवरसीज मार्केट के इंटरमीडियरीज का कैसे होगा, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के प्रोहिबिशंस के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं वो सब बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। क्लियर है, तो बाकी डिटेल्स आप इनके फंक्शन वगैरह को इनके सेपरेट वीडियोस में देख सकते हैं। पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते भी हैं तो आप बहुत सारे एक्ट्स होते हैं तो आप उनको बहुत डिटेल नहीं लिखते हैं, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वहाँ वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा हमारा था सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA। तो ये जो है 1956 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इनैक्ट हुआ था और इसका मेन पर्पस था कि जो भी सिक्योरिटीज़ को डील करते वक्त, उनकी ट्रेडिंग करते वक्त जो अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो अनडिज़ायरेबल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रोकना। बेसिकली ये क्या करता है, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम SCRA एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें तो वो क्या क्या है, पहला तो कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे रेगुलेट होगा, है ना, जो सेक्शन 3 से 9 तक के बीच में मेंशन किया गया कि BSE NSE कैसे वर्क करेंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट आपका जो सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया सेक्शन 13 से 20 के बीच में, है ना। अब यहाँ पे जैसे बता दिया गया, इसमें कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज़ जो मेंशन किया गया वहाँ बताया गया कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, इलीगल क्या होगा, स्पॉट डिलीवरी कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल ट्रेडिंग कैसे होगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, क्या चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे ये होगा, ये सब बातें वहाँ पे मेंशन कर दी गई। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ की लिस्टिंग के रिगार्डिंग, अनरेगुलेटेड मार्केट को प्रोहिबिट करने के रिगार्डिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर मेंशन है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, सेबी एक्ट 1992 से पहले जो है ना, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 था। कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, ये याद रखिएगा, जिसे हम CCI करके करते कहते हैं, है ना, और CIC करके। बेसिकली ये ना इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट लाया गया कि अच्छे से काम हो सके, फिर बाद में ना इसको रिपील करके 1992 में पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। पहले रिपील किया गया 1992 में और फिर रिप्लेस किया इसको सेबी ने। ठीक है, और सेबी एक्ट 1992 आ गया। तो याद रखिएगा, आप सेबी एक्ट 1992 पढ़ रहे हैं तो हम CIC को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसी के प्लेस पे लाया गया था। ठीक है, पहले वो सिर्फ काम करता था, अब वो जो वर्क करता था वो सब सेबी करती है। तो अगर आप सेबी के वर्क बता रहे हैं तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आप उसके वर्क बता ही दे रहे हैं। क्लियर है, तो ये जो हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा एक आता है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ये जो 1996 या जो ईयर मेंशन है ना, बेसिकली वो ईयर बताता है कि किस ईयर में वो एक्ट पास हो गया था, किस ईयर में वो एक्ट बना था। ठीक है, उसकी इनैक्टमेंट ईयर होती है। क्लियर है, सो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 मतलब इसी 1996 के ईयर में ये डिपॉजिटरी एक्ट इनैक्ट हुआ था, फ्रेम हुआ था। ठीक है, तो अब पास हुआ था, बेसिकली फ्रेम की बात नहीं कहेंगे, पास हो गया था। तो डिपॉजिटरी एक्ट 1996 जो इनैक्ट हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था कि जो भी डिपॉजिटरीज़ हैं सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, उनको कैसे रेगुलेट करना, उनके स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग जो भी लीगल फ्रेमवर्क होगा वो सब इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया था। अब डिपॉजिटरीज़ हमको पता है ना, CDSL NSDL हमारी डिपॉजिटरीज़ हैं। तो ये करती क्या है, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करती हैं कि भाई वो अपने सिक्योरिटीज़ को डिमेटलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकें, ट्रेड कर सकें, राइट। और जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट हम लेते थे, जो फिजिकल फॉर्म में हम सर्टिफिकेट्स रखते थे, उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अब डिमेटलाइज फॉर्म में हम रख सकते हैं। और वो जो फैसिलिटीज़ है वो हमें ये डिपॉजिटरी एक्ट के थ्रू, ये जो डिपॉजिटरी सेटअप हुई उनकी वजह से पॉसिबल हो पाया। तो ये क्या करती है, हमारी ट्रांजेक्शन्स को फास्टर, सेफर और एफिशिएंट बना देती है, क्योंकि आपको
मतलब एक्चुअल में कोई शेयर या कोई भी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सचेंज हुआ तो किसी के पास से किसी के पास जाएगा, कोई परचेज़ कर रहा है तो कोई सेल कर रहा है, तो किसी के पास से किसी को जाना है। अब ऐसे अगर एक्चुअल ट्रांसफ़र होगा, फिज़िकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा तो टाइम टेकन चीज़ होगी। पर ये डिमेटलाइज़ फॉर्म में होने की वजह से, इन डिपॉज़िटरीज़ की वजह से ये बहुत ईज़ी और बहुत प्रॉम्प्ट हो सकता है। T+1 डे हमने सेटलमेंट में देखा है कि एक ही दिन के अंदर ट्रांज़ैक्शन प्लस 1 दिन और के अंदर पूरा सेटलमेंट हो जाता है। सबको सबकी सिक्योरिटीज़ और पेमेंट सब रिसीव हो जाती है। तो ये सब इन्हीं की वजह से हो पाया, ठीक है। तो ये जो एक्ट होता है वो डील करता है कि डिपॉजिटरीज़ कैसे स्टेबल होंगी, सिक्योरिटीज़ को डिमेटलाइज फॉर्म में कैसे रखना है, क्या चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग, डिपॉजिटरीज़ के क्या राइट्स हैं, बेनिफिशियल ओनर्स के क्या राइट्स हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो पेनाल्टी और ऑफेंस क्या होगा, वो सब बातें इस एक्ट के अंदर मेंशन की गई। मतलब इसी एक्ट के बेसिस पे पूरा CDSL NSDL वर्क करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर हमारा एक और एक्ट आता है, वो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013। सो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 का मतलब, पहले ना कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आया, ठीक है। और अब कंपनीज एक्ट 2013 ही पढ़ा जाता है, इसी के अकॉर्डिंग सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 ही हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो अपने में बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, ठीक है। इस कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पूरा एक सब्जेक्ट होता है जो कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग पूरी चीज़ें बताता है, ठीक। पर इन शॉर्ट अगर आप समझिए तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो बताता है कि भाई कैसे कंपनीज फॉर्मेट होंगी, कैसे कंपनीज का मैनेजमेंट होगा, कैसे कंपनी रेगुलेट करेंगी, वाइंडिंग अप कंपनीज का कैसे होगा, अगर जो सिक्योरिटीज़ कंपनी इशू करती हैं उनकी कैसे ट्रेडिंग होगी, उनको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, शेयर होल्डर्स के क्या राइट होते हैं, मीटिंग कब करनी होती है ना। ये सब बातें, ऑडिटर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होंगे, डायरेक्टर्स किस तरह के होंगे, एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, की मैनेजरियल पर्सनल कौन होंगे, मतलब हर एक चीज़, इवन टाइप्स ऑफ कंपनी कैसे होती है, पब्लिक प्राइवेट किस तरह की आप कंपनी है, वो सब बातें इसी एक्ट के अंदर मेंशन की गई। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड आपका ये एक्ट रहता है, ठीक है। और ये इसी के बेसिस पे कंपनीज़ होती हैं और कंपनीज़ फिर अपने शेयर्स को, अपनी चीज़ों को ट्रेड करती हैं। प्रॉस्पेक्टस कैसे लाना है, सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करना है, IPO FPO सब चीज़ के रूल्स इसी कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट थे जो अभी तक हमने पढ़े, जिनके बेसिस पे इक्विटी मार्केट रेगुलेट होती है। इसके अलावा सेबी ने टाइम बीइंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हुए और भी कुछ रेगुलेशंस इशू की हैं। जैसे एक हमारा आ गया LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग रेगुलेशंस इशू किया है सेबी ने। सो बेसिकली LODR क्या है, इसे ना सेबी ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया और इस रेगुलेशन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी लिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, गुड गवर्नेंस में वर्क कर सकें, राइट। सो जो भी कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे, जिन भी कंपनीज़ के लिस्टेड स्टॉक हैं शेयर्स, उनको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, मतलब उनके अपनी फिनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे डिस्क्लोज़ करनी है, उनको ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन कैसे डिस्क्लोज़ करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन की गई। जितनी भी लिस्टिंग कंपनीज़ हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज में जिनके भी शेयर्स लिस्टेड हैं कंपनीज़ के अंदर, उन सब के रिगार्डिंग ये रेगुलेशंस यहाँ पे मेंशन की गई कि भाई आप प्रॉपर डिस्क्लोजर करिए, क्योंकि आप लिस्टेड हैं, है ना, आपकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है, इनमें ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, सही तरीके से वो वर्क करे, इसलिए ये LODR लाया गया कि वो हर एक चीज़ टाइमली डिस्क्लोज करे, अपने फाइनेंशियल ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को रेगुलरली डिस्क्लोज करते रहे। क्लियर हो गया। ये सारी बातें जो हैं सेबी LODR रेगुलेशन में बताई गई कि पूरी इन्फॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज करे। इसके अलावा हमारा एक आता है कि सेबी का प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। तो ये क्या था, बेसिकली इसका एम था कि जैसे जो प्राइसेस होते हैं जो अभी पब्लिश नहीं की गई, जो अभी ओपन नहीं की गई कि ये शेयर्स या ये सिक्योरिटीज़ प्राइस पे मार्केट में लॉन्च हो रही है या इस प्राइस पे ट्रेड होगी, इस तरह की जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन UPSI, उसे क्या होता है, जो आपके जो इनसाइडर लोग होते हैं, इनसाइडर लोग का मतलब हो गया जो इस तरह इन शेयर्स से कनेक्टेड पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, जो डायरेक्टर हैं वहाँ के, इन लोगों को इस सब चीज़ के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है अगर उसे लीक कर देते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो गलत होता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए सेबी प्रोहिबिशन इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 को इशू किया गया, ठीक है। ये क्या करती हैं, कंपनीज़ को बोलती हैं कि भाई आप कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करिए
और जो भी ट्रेडिंग करनी है वो ट्रेडिंग विंडो से ही करिए, जैसे सारे लोग करते हैं, जैसे एक इन्वेस्टर नॉर्मल इन्वेस्टर करके वैसे ही आपके एम्प्लॉयज़ भी इसी विंडो के थ्रू ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि उनको पता है कि भाई ये सिक्योरिटीज़ मार्केट में लॉन्च होने वाली, इसका प्राइस ऐसे जाने वाला है, ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाने वाली है, तो वो उसके पहले ही उसको परचेज़ या ट्रेड करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि आप कनेक्टेड हो वहाँ से, आप वहाँ के इनसाइडर पर्सन हो, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ करते हुए अगर बाइंग एंड सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ की, तो वो रॉन्ग है। तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है आपकी सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015। हमारे यहाँ इनसाइडर ट्रेडिंग टोटली इलीगल है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये दोनों भी सेबी ने इशू किया। इसके अलावा सेबी ने इशू किया सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 PFUTP। बेसिकली इसका क्या काम था, इसका ये पर्पज़ था कि जो भी सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो रही हैं उनमें किसी भी तरीके से फ्रॉड, मैनिपुलेशन या डिसेप्टिव वर्क्स ना किए जाए। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये रेगुलेशन इशू किया। सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी ऐसे लोगों को जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो कोई इंडिविजुअल हो, कोई एंटिटी हो, और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया जाता है तो उसे पेनलाइज करेगी। ठीक, इसके अलावा सेबी ने स्टॉक ब्रोकर के रिगार्डिंग भी रेगुलेशंस इशू किए 1992 में, जो कि बेसिकली ब्रोकर और सब ब्रोकर को कैसे रजिस्टर करना है, कौन ब्रोकर बन सकता है, कौन सा ब्रोकर बन सकता है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, वो सब बातें यहाँ पे मेंशन की गई। इसी तरीके से उन्होंने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग भी इशू किया, जहाँ पे म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये रेगुलेशन इशू किया गया था कि म्यूचुअल फंड कैसे रेगुलेट करेंगी, म्यूचुअल फंड कैसे होंगी, क्या प्राइसेस सेट हो गए, उनका लोडिंग फीस क्या होगा, एग्जिट फीस क्या होगा, वो सब बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, इन सब के अलावा ये सब तो सेबी ने इशू किया। इसके अलावा हमारा जो PMLA है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, बेसिकली ये क्या करता है, ये जो इलीगल मनी होती है उसको मार्केट में एंटर करने से रोकता है। ठीक है, इसी तरह फेमा क्या करता है, फेमा करता है जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी मार्केट में किस तरीके से रेगुलेट होंगे, उस चीज़ के रिगार्डिंग पूरा प्रोविज़न मेंशन करता है। तो ये सारे वो एक्ट हैं जो हमारे इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।